Good afternoon, sir. हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. दिया आप कल वाली क्लास में थे? Yes, sir. अच्छा, ओके बच्चों, एक तो हमें आज एक्सरसाइज 2 करनी है, डिस्कस करंट वाली। Yes, sir. कर ली बच्चों सबने? Yes, sir. Sir. हाँ बच्चों, बताओ। At 9th. नाइन्थ क्वेश्चन देखो बच्चों। ठीक, इसमें क्या हो रहा है कि आपको जो थोड़ा सा तंग करेगा वो तो बच्चों ये इसको ना, जैसे इसमें वो लगा हुआ जो आपका ये वाला रजिस्टर है बच्चों, ये इसको आप ऐसे ड्रॉ करने की जगह अगर आप बाहर से दिखा दो लाइक दिस, तो मतलब इन अदर वर्ड्स आप इक्विपोटेंशियल टेक्निक लगा दो। जैसे ए बी पॉइंट्स तो बने हुए हैं, आप एक मिनट के लिए सी डी लिख लो। तो जैसे अगर अब मैं लिखना शुरू करूं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे वाला ऊपर वाला रेजिस्टर है आर, वो है बिटवीन ए एंड सी। फिर ये वाला मैंने कवर कर दिया। फिर उससे अगला जो है आर, वो है बिटवीन सी एंड डी। फिर उससे अगला जो है वो है बिटवीन डी एंड बी, राइट। ये
बाहर वाले कवर हो गए सारे। एक है जो ये सबसे इधर वाला आ रहा है, वो है बिटवीन ए एंड बी। चलो वो इस सारे के पैरेलल में आ गया। अब जो बीच वाला एक रेजिस्टर है वो है बिटवीन ए एंड डी। और जो दूसरा है वो है बिटवीन सी एंड बी। तो आइडिया लग रहा है क्या बन रहा है बच्चों फिगर? अगर आप ऊपर वाले आर को भूल जाओ 1 मिनट के लिए, तो ये नीचे वाला अरेंजमेंट देखो कैसा है। बोलो भाई। Balance Wheatstone. जो नीचे वाला अरेंजमेंट है वो सिंपली एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, राइट? तो उसमें से क्या होगा कि ये बीच वाला हट जाएगा, तो फिर नीचे वाले को सॉल्व करके ऊपर वाला आर उसके साथ पैरेलल में लगा के आंसर निकाल। अंडरस्टूड? Yes, sir. आगे बचो। Sir, 17th explain कर दो. सेवनटीन्थ क्वेश्चन बचो देखो। ए ऑप्शन, in potentiometer experiment balancing length represents the potential difference across the secondary cell। ये ट्रू है फॉल्स है? वो यही होता है ना जो हमारा वो जो बनता है जब हम लिखते हैं वो E प्रोपोर्शनल टू L आता है ना, जब हम बनाते हैं E1/L1 इक्वल टू E2/L2। तो E1 E2 क्या होता है? सेकेंडरी सेल्स की EMFs होती हैं। Yes, sir. सर सर थर्मो वही होता है ना जिसमें मतलब बहुत छोटी वैल्यूज होती है, हाँ तो फिर उसमें तो आपने कहा था कि दिक्कत आती है हमें कैलकुलेट करने में, तो हम करते नहीं उस पे। बिल्कुल। फिर करेक्ट कैसे है वो स्टेटमेंट डी? हाँ हाँ, एक मिनट अभी देखते हैं। तो क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट हो गई, राइट? अब बी ऑप्शन देखते हैं एक बार। शंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इन द सेकेंडरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर इज इंक्रीज्ड। The balancing length increases। ये ठीक है गलत है बच्चों? Shunt resistance between the terminals of the cell in the secondary circuit of potentiometer is increased, the balancing length increases। गलत हो जाएगा सर ये तो, क्यों? क्योंकि सेकेंडरी सेल के रेजिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं होता बैलेंसिंग पॉइंट। वो तो इंटरनल रेजिस्टेंस पे नहीं होता, यहाँ पे हम शंट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सर बैलेंसिंग पॉइंट तो फिर भी उस पे नहीं होता। शंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। देखो आपका मान लो ये सेल है ऐसे, है ना, जिसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ये उसके टर्मिनल्स बन गए। आपको कहा कि टर्मिनल्स के बीच में शंट रेजिस्टेंस लगाइए, वो कैसे लगेगी? वो तो आपको इस तरह लगानी पड़ेगी ना। यस सर, तो ये कौन सा केस हो गया? ये पैरेलल में बन जाएगा जो सेल के साथ हाँ, पैरेलल में। मतलब ये जो दूसरे वाला केस था, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, यस उसमें ऐसे लगाई थी ना रेजिस्टेंस। यस तो ये वो वाला केस बन गया। तो अब अगर हम सोचें, जब ऐसा हमने केस बनाया होता है, इस केस में बैलेंसिंग लेंथ को क्या होता है, कम होती है ज्यादा होती है? अगर हमने शंट रेजिस्टेंस को बढ़ाया, वो कह रहे हैं कि ये जो आपकी नीचे वाली रेजिस्टेंस R डैश है, अगर इसको ज्यादा करोगे तो बैलेंसिंग लेंथ को क्या होगा?
तो याद करो, इस केस में जो आपका करंट फ्लो करता है वो सिर्फ सेकेंडरी में ही फ्लो करता है ऐसे। पोटेंशियोमीटर में कोई करंट प्राइमरी टू सेकेंडरी तो जा ही नहीं रहा होता। यस सर। तो अगर मैं आर डैश को बढ़ाऊंगा, राइट, ये लिखा ना, सेंटर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड। तो सबसे पहले बताओ आई को क्या होगा? आई डिक्रीज करेगा तो नेट वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी। आई तो कम होगा, ये मानते हो? आई क्या होगा इस सर्किट के लिए? ई ओवर आर प्लस आर डैश। तो आर डैश sir. अगर आपने बड़ा किया तो आई छोटा हो गया। Yes, sir. अगर आई छोटा हो गया तो जो बैलेंसिंग लेंथ है उसको क्या होगा? ये सर्किट ऊपर वाले सर्किट के साथ किस तरह से कनेक्टेड होता है? ऐसे होता है ना, मतलब एक तरफ से इस पॉइंट के साथ और इधर से यहां गैल्वेनोमीटर लगा होता है। तो अब आप दो तरीके से सोच सकते हो कि जो आपकी बैलेंसिंग लेंथ है वो इस वाले पर्टिकुलर केस में, तो जो हमारा ऊपर वाला सेल है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता रही है। यस सर। सोच लो एक बार। जो बैलेंसिंग लेंथ है बच्चों, वो ऊपर वाले का पोटेंशियल डिफरेंस ही बता रही है ना। याद करो, जब तो हम केस करते हैं सिर्फ ईएमएफ वाला, जब हम कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाते, तब तो बैलेंसिंग लेंथ जो है वो सीधा सीधा ईएमएफ बता देती है, क्योंकि कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा होता बैटरी के थ्रू। जो दूसरे वाला केस होता है, जब हमने नीचे रेजिस्टेंस लगाई होती है, ये बेसिकली वो वाला केस है, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल वाला केस। उस केस में तो हमें क्या करना पड़ता है? मतलब उस केस में जो बैलेंसिंग लेंथ होएगी, अभी तो सेल के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, तो अब बैलेंसिंग लेंथ क्या बताएगी? पोटेंशियल डिफरेंस बताएगी। तो अब सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? ई माइनस आई आर, राइट। उसमें अगर आई छोटा हो गया बच्चों हमारा, तो ये ओवरऑल टर्म को क्या होगा? आई छोटा हो गया मतलब आप ई में से एक छोटी टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो व्हाट विल हैपन? ये ओवरऑल टर्म को क्या होगा? छोटी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी? या इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके लिख लो एक बार। ये क्या बनी? ई माइनस आई आर वाली जो है, ये ऐसे बन गई ना, ई माइनस ई ओवर आर प्लस आर डैश प्लस आर इंटू आर। तो ये क्या बन गई? इसमें एलसीएम ले लो, ई इंटू आर डैश ओवर आर डैश प्लस आर बन गई। इसको आर डैश से डिवाइड कर दो, तो ई ओवर 1 प्लस आर बाय आर डैश। तो अगर आप आर डैश बड़ा करोगे तो आपका डिनोमिनेटर छोटा हो गया। बोलो बच्चों कुछ, यस नो? अगर हम आर डैश को बड़ा करेंगे तो ये समझ आ रहा है कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो छोटा हो गया। यस सर। तो मतलब ओवरऑल टर्म जो है वो बड़ी हो गई ना।
Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी, तो बी स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। ठीक है, अब सी स्टेटमेंट, ईएमएफ ऑफ सेल इन सेकेंडरी सर्किट में भी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल इन प्राइमरी सर्किट, ये ट्रू है या फॉल्स है? False है सर। False है sir. ये फॉल्स है ना, तो सी वाली तो फॉल्स हो गई। डी, तो पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर थर्मो ईएमएफ आल्सो। अब ये स्टेटमेंट जो है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि थर्मो ईएमएफ बहुत छोटी सी होती है, तो हम इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि इसको इससे यूज तो कर सकते हो, लेकिन उससे मतलब प्रॉपरली नहीं आ पाती रीडिंग, है ना। तो डी इतना क्लियर नहीं है कि मार्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब ए और बी तो हमें पता है कि पक्का ठीक है, तो फिर बेस्ट ऑप्शन कौन सी हो गई? फिर डी वाली ऑप्शन ही होगी ना। Four. D option बन गई sir. हाँ, तो इस कारण से हमें करना पड़ा, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं थी। Okay. sir. अंडरस्टूड? Yes. बच्चों, ये बी ऑप्शन को ना समझने का एक और तरीका भी है। जैसे मैंने तो पूरी डेरिवेशन बता दी, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई। इसका एक बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये बताओ, ये उसका क्या फॉर्मूला है जब इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं हम सेल की, उस केस में क्या फॉर्मूला बनता है? R इज इक्वल टू पोटेंशियोमीटर में बच्चों इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनता है? दो केस थे ना एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में, एक था टू कंपेयर ईएमएफ, एक था टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस वाला क्या फॉर्मूला था बच्चों? Internal resistance is equal to capital R L1 by L2 minus 1. ये था ना कैपिटल R इंटू L1 बाय L2 माइनस 1। ये कैपिटल R क्या है? ये शंट है। L1 L2 में से L1 क्या था और L2 क्या था? L1 जब की ओपन थी और L2 जब की क्लोज कर दी थी हमने। जब की क्लोज कर दी थी। L2 था जब की क्लोज कर दी थी। हमारे काम की लेंथ कौन सी है बच्चों बी ऑप्शन के हिसाब से? L1 या L2? L2. L2 जब सर्किट पूरा कंप्लीट है, जब की क्लोज्ड है, राइट। तो ये क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि आपने स्मॉल आर में कोई चेंज नहीं किया, आपने अगर कैपिटल आर को बड़ा किया है, तो बताओ L2 को क्या होगा? समझ रहे हो? तो अगर कैपिटल आर को बड़ा किया है हमने, तो जो सेकंड टर्म है हमारी, ये पूरी जो ब्रैकेट के अंदर है, इस टर्म को छोटा होना पड़ेगा, तभी आपका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, Yes sir. है ना। तो अगर इस टर्म को छोटा होना है, तो उसका क्या तरीका है? अगर हम डिनोमिनेटर बड़ा कर देंगे, तो उससे पता चल गया कि L2 जो है वो बड़ा होना चाहिए। आई बात समझ बच्चों? Yes sir. Yes, sir. ओके, आगे बच्चों, ये 26 तो बच्चों करेक्शन कर लो, ये आगे लिखा होना चाहिए कनेक्टेड इन सीरीज। So 33. टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? 33rd क्वेश्चन, टॉलरेंस का मतलब होता है एरर।
तो मतलब बेसिकली Okay, sir. आपको ये दिया हुआ है कि मतलब आपको R दिया हुआ है कि R इज 100 प्लस माइनस 5%। 5% का मतलब क्या हुआ? 5% ऑफ 100 तो 5 ही हो गया, तो 100 प्लस माइनस 5 ohms। तो अब आपने ये 4 रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाया तभी 400 बना। तो ये एक तरह से जो एरर्स का क्वेश्चन है कि अगर ये R है, अगर 4 सीरीज में लगाए हैं तो 4R क्या बन जाएगा? 400 प्लस माइनस 20, राइट? तो अब कितना है एरर? परसेंटेज 20. परसेंटेज पूछिए हमें। 5%. 5% हो जाएगा सर। हाँ, तो वो 5 5%, सर। राइट? तो यही क्वेश्चन है कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, एरर इज स्टिल 5%। सर 37. थर्टी सेवन। Two cells of EMF 10 and 15 are connected in parallel to each other between points and B. Cell of EMF 10 volt is ideal, but the cell of EMF 15 volt has internal resistance 1. The equivalent EMF between A and B is. तो इस केस में बच्चों हमने दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाया हुआ है, राइट? दो सेल्स को, इसमें से कि एक सेल आइडियल है, मतलब उसकी रेजिस्टेंस 0 हो गई। तो हमें सॉल्व वैसे ही करना है, मतलब जो हमारा फॉर्मूला था ईएमएफ वाला, देखो वो क्या था? E1 by R1 plus E2 by R2 over 1 by R1 plus 1 by R2। ठीक है, एक बार इसको अगर हम लिखें, इसमें वैल्यूज पुट करें, मतलब हम जो दूसरे सेल की रेजिस्टेंस, वैसे तो हमें पता है 0 है, 1 मिनट के लिए कुछ भी R अज्यूम कर लो, R को बाद में 0 पुट कर देंगे। तो ये बन गया 15 over 1 plus 10 over R over 1 plus 1 by R। ठीक है जी, तो ये क्या बन गया? ऊपर क्या बन गया? 10 प्लस 15R, और नीचे क्या बन गया? R प्लस 1। अब इसमें R को 0 कर दो, तो ये क्या बन गई टर्म? ये 10 ही बन गई। 10. Yes sir. तो मतलब इसमें कैच पॉइंट बस यही था कि अगर आप फर्स्ट स्टेप में ही R को 0 डाल दोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि सॉल्व कैसे करें आगे। तो पूरा सिंप्लीफाई करके एंड में R को 0 डाल दो। सर 20th में जब शंट ऐड कर दिया उसके बाद नहीं समझ आ रहा कि कौन सा प्लस होगा और कौन सा माइनस होगा। हाँ, एक सेकंड, 1 मिनट बच्चों, आगे देख लो, आगे और कोई डाउट? फिर मैं 20th बताता हूँ। ये 43 में बच्चों एक देख लो करेक्शन, इसमें एक तो अल्फा सी जो है वो नेगेटिव होगा, और वो R1 R2 इस तरह लिखे होने चाहिए सीक्वेंस में, 16 and 2। और कोई क्वेश्चन? डन बच्चों? यस सर। Yes sir. Yes, sir. 20th पूछ रहे थे।
In a meter bridge, the left and right gaps are closed by resistances 2 ohm and 3 ohm respectively. The value of shunt to be connected to 3 ohm resistor to shift the balancing point by 22.5. मतलब आपको ये कहा है कि मीटर ब्रिज में पहले जो रेजिस्टर्स हैं वो ऐसे हैं 2 और 3, राइट? उनके करस्पॉन्डिंग एक ऐसे बैलेंसिंग लेंथ बन गई। अब आपको कहा है कि शंट टू बी कनेक्टेड टू 3 ohm resistor to shift the balancing point by 22.5. ठीक है, एक तो हम पहले निकाल लेते हैं कि पहले कितनी है बैलेंसिंग लेंथ। तो पहले 40 आ गई। 40 आती है पहले। यस सर। तो पहले जब आप सॉल्व करोगे 2/L is equal to 3/100 minus L, तो इससे आपका L आ गया 40। अब आपने इसको शिफ्ट करना है 22.5 से, मतलब जो आपकी नई बैलेंसिंग लेंथ है वो 62.5 बन गई। तो ये नहीं समझा रहा था कि 40 प्लस होगा या 40 माइनस होगा उसमें से, मतलब अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है कि ये तो क्लियर नहीं किया कि शिफ्ट जो है किधर को है, लेफ्ट है या राइट है, यस सर। राइट? तो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। आपको अब यहाँ पे ये भी क्लियर नहीं किया हुआ, अगर हम देखें कि जो शंट है कि वो सीरीज में लगाया है या पैरेलल में लगाया यस सर। है ना? क्योंकि अगर तो ऐसे सोचो कि अगर तो हम शंट को लगाएंगे सीरीज में तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी यस 3 सर। वाली साइड की, तो उस केस में बैलेंसिंग लेंथ को क्या होगा, वो कम हो जाएगी, यस सर। है ना? तो और यही हम उल्टा सोचें, अगर हम पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा, तो 3 वाली साइड की जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, तो फिर उस केस में बैलेंसिंग लेंथ जो है वो बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी। तो हमें अब कुछ क्लियर नहीं है तो हमें हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं किसके हिसाब से ऑप्शन आती है। जैसे मान लो मैंने एक बार के लिए ये माना, तो अब मुझे क्लियर है कि अगर मैं ऐसे मान रहा हूं तो मतलब जो 3 के साथ रेजिस्टेंस लगेगी वो कैसे लगेगी, पैरेलल में लगेगी, यस सर। है ना? तो उसके लिए एक बार सॉल्व कर लेते हैं। मतलब ये बन गया मेरा 2/62.5 इज इक्वल टू, मान लो जो नई रेजिस्टेंस बन गई x अपॉन ये क्या बन गया 38.5, तो 37.5। 37.5। तो अब इधर से x निकालो और ये x बना क्या 3 और r का पैरेलल कॉम्बिनेशन। यस सर। तो मतलब ये करके देखना पड़ेगा कि इससे अगर ऑप्शन मैच कर गई तो फिर सीधा यही हो गया, अगर नहीं आ रहा तो फिर सीरीज वाला केस लेके उल्टा मानना पड़ेगा। पैरेलल से आ रहा था सर आंसर 2। हाँ तो मतलब इस मेथड से आ रहा होगा। यस सर। तो वही है, वो चेक करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। ओके। सर 50th क्वेश्चन। हम्म 50th क्वेश्चन। सर इसमें जो, हाँ जी, क्या इसमें कह रहे हो? आई जो आ रहा है ना वो 4 ओम मान के आ रहा है, मतलब जिन्होंने बोला कि 4 ओम को 2 ओम से रिप्लेस किया है। अभी वन है, if each of the 4 ohm resistor is replaced by 2 ohm, the current in the circuit will become। देखो इसका मैं एक बार तरीका समझाता हूँ आपको। सी यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अमीटर जो है वो आइडियल है, तो आप अमीटर की कुछ भी रेजिस्टेंस आर अज्यूम कर लो, ओके। ठीक है? तो अब एक बार के लिए जो करंट 1 है वो कैसे आया, 10/2 प्लस 4 और 4 पैरेलल में
2 कितना बन गया 2 और 3 15 5 पैरेलल 5 और एक नीचे वाली रेजिस्टेंस R। ओके तो ये कितना बन गया 9 आपका प्लस R इक्वल टू 1 आ गया। हाँ अब सेकंड केस, उसके लिए I निकालना है 10 ओवर 2 तो एज इट इज रहा, 4 और 4 की जगह अब क्या बन गया 2 और 2 पैरेलल में, वो 1 बन गया। यस 5 एज इट इज आया। मैंने वो R नहीं मानना था। हाँ और R की वैल्यू 1 डल गई। यस सर तो ये कितना आ गया देखो, ये 10/9 बन गया। 10/9 डन बच्चों? या जितने कम लोग क्यों हैं? पिछली क्लास में भी कम थे या इसी में कम हुए बच्चों? सर पिछली तो बायो की थी। अच्छा केमिस्ट्री में भी कम ही थे सर। क्यों भाई, क्या हो गया आप सबको? सर हम तो आए हैं। एक बच्चों, एक ना जो हमने एक क्वेश्चन किया था, ये जो 53 नहीं, ये आइडियल बैटरी वाला जो किया था, एक कौन सा था? ये 37। इसी को ना बच्चों एक मतलब सर इसकी एक इसमें जैसे नीचे अगर हम जैसे इन्होंने 0 दी मानेंगे R को, तो उससे अगर V वाला फॉर्मूला लगाए तो E माइनस आई आर पे फिर 10 आ जाएगा वो। क्या फिर बोलो, V क्यों निकाला हमने? क्वेश्चन में तो EMF पूछी है ना। यस सर तो V निकालने की क्या जरूरत पड़ी? आप कह रहे हो कि अगर ऊपर वाले के अक्रॉस हम वैसे निकालें पोटेंशियल डिफरेंस? तो इसमें दोनों में हम सेम नहीं मानते होते वैसे पैरेलल में? हाँ वो सेम मान के ही वो फॉर्मूला बना था ना जो मैंने लिखा था। हाँ जी बस, मतलब अगर बिना उसको अप्लाई के सीधा लिख सकते हैं इसको। हाँ तो इसके से ना आप एक मतलब ये ऐसे एक शॉर्टकट याद रख सकते हो कि अगर कोई भी सेल आइडियल हो जाए ना अगर, तो फिर बस जो छोटे वाले सेल की ईएमएफ होती है वही इफेक्टिव ईएमएफ होती है। मतलब चाहे एक सेल आइडियल हो जाए चाहे दोनों सेल आइडियल हो जाए, तो फिर छोटे वाले सेल की ईएमएफ ही इफेक्टिव ईएमएफ होगी। ठीक है जी बच्चों, मैंने ये डायलेक्ट्रिक्स वाला भी दिया था काम, होमवर्क एफ पार्ट दिया था सर। दिया था सर। ठीक है जी। इसमें बताओ एक्सरसाइज 0 एफ पार्ट। सर F का 13th। एक बच्चों 12th में करेक्शन करना, ये मतलब 1 - 1/k नहीं आएगा, 1/k - 1 आएगा। इसमें फॉर्मूला वही लगना है जो मैंने आपको कल लिखवाया था ना, स्पेशली डायरेक्टली वही है। जो 13th क्वेश्चन है बच्चों, देखो इसका क्या मीनिंग है। आपको कहा है कि वोल्टेज रेटिंग 1 किलो वोल्ट है, मतलब उसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो 1000 वोल्ट हो गई। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बता दिया 3 है। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बता दिया आपको 10⁻7 है। तो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑल्दो हमने आज तक पढ़ा नहीं है, बट वो हमने आज पढ़ना था, लेकिन इस क्वेश्चन में उन्होंने डिफाइन करके बता दिया आपको पहले ही कि जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो क्या है, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो आपको यूनिट से भी आइडिया लग रहा है। उन्होंने ये भी बता दिया कि जो हम चाहते हैं कि जो फील्ड है वो 10% से ज्यादा ना हो, मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁻7 नहीं लेनी, उसका भी 10% ही लेनी है।
तो हमें कैपेसिटेंस बता दी और एरिया पूछा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें कहा है कि आपने 10% लेनी है, तो वो हो गई 10/100 इंटू 10⁻⁷, तो वो बन गई 10⁻�6। आपका अब जो V है दैट इज 1000 वोल्ट्स, तो V होता क्या है, E इंटू डी। तो यहां से आपका D निकल आया, तो D बन गया 10⁻³ अपॉन 10⁻�6, मतलब 10⁻⁻3। अब एक बार अगर D आ गया, अब कैपेसिटेंस आपको पता है, तो कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी, K कितना 3 एप्सिलॉन नॉट A/D। तो D हमने निकाल लिया, एप्सिलॉन नॉट हमें पता है, तो यहां से A निकल आया। अंडरस्टूड? यस सर। सर एक सेकंड लिखने दो। हो गया सर। एक्सरसाइज 1 बच्चों, F पार्ट। सर सेकंड क्वेश्चन। मुझे ना लग नहीं रहा कि ज्यादा लोगों ने काम किया। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बच्चों क्या होता है, मान लो ऐसे दो चार्जेस पड़े हैं और उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक पड़ा है, ठीक है। हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई डाइलेक्ट्रिक रखने से होता क्या है, जो हमने बात की थी कि उसमें डाइपोल्स अलाइन हो जाते हैं, जिस कारण से डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक अपनी फील्ड बन जाती है ना, जो कि एक्चुअल फील्ड को कम कर देती है। याद है बच्चों? यस सर। ठीक है। अब हमने एक बहुत ध्यान से एक बात समझनी है, क्लियरली अगर डाइलेक्ट्रिक ने फील्ड कम कर दी तो इसका मतलब चार्ज Q2 पे जो फोर्स है वो कम हो जाएगी, है ना। हमने ये समझा भी था कि नेट फोर्स और Q2 अब जो बनेगी वो हम जो लिखते होते थे पहले KQ1 Q2/R² लिखते थे, अब क्या हो जाएगा, उसमें एक अपॉन K बन जाएगा। यस सर। ठीक है ना। तो बिल्कुल ठीक है कि Q2 के ऊपर जो नेट फोर्स है वो तो 1/K टाइम्स हो गई, ठीक है। अब हम ये समझें कि ये नेट फोर्स कम हुई क्यों है बच्चों, ये बताओ, इसका रीजन क्या है? डाइपोल्स अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं उस पे। क्योंकि डाइपोल ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, है ना। जो चार्ज Q1 फोर्स लगा रहा था, मतलब ये बनी कैसे है, फोर्स ड्यू टू Q1 माइनस फोर्स ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, राइट। तो जो फोर्स Q1 लगा रहा था वो फोर्स तो अभी भी वही है, KQ1 Q2/R², लेकिन हुआ क्या है कि डाइलेक्ट्रिक ने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगानी शुरू कर दी, जिस कारण से क्या हुआ कि जो नेट फोर्स है वो कम हो गई। समझ रहे हो बात? यस सर। है ना।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माइंड में रखना है कि नेट फोर्स 1/k टाइम्स हो रही है। अगर ये पूछा जा रहा है कि Q1 Q2 के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स के ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें उन्होंने क्या पूछा है? आपस में फोर्स पूछी है। आपस में फोर्स पूछी है। क्या उसमें कोई फर्क आया? नो सर। नहीं, है ना? सर जब इसमें डायपोल अलाइन हो जाएंगे हम्म, तो एक पे तो एक डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, दूसरे पे फिर दूसरी डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई ना, तो फोर्स तो दोनों पे ही कम हो गई। इलेक्ट्रिक, ठीक है सर। बच्चों ये भी ना उस लेवल का ही क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको कल नहीं एक क्वेश्चन कराया था कि जो मैं आपको कह रहा था कि हर जगह गलत ही दिया होता है, जिसका आंसर नीट में भी आ चुका और कैंसिल हुआ था, वो जो चार डायलेक्ट्रिक वाला था। यस सर। ये भी उसी लेवल का क्वेश्चन है। ये भी बहुत जगह इसका आंसर ना वो 1/k ही दिया होता है, या जो भी k/1 जो भी बनता है। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि इसका आंसर 1:1 ही आता है, और ये मतलब अभी तक नहीं आया है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सर एक बार रिपीट कर दो यार। देखो, दो अलग बातें हैं। एक ये कहना, मतलब सिचुएशन क्या है कि दो चार्जेस हैं और उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है। अब या तो मतलब एक तो ये कहना कि Q2 के ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है। अब Q2 के ऊपर फोर्स कौन कौन लगा रहा है? कुछ फोर्स तो Q1 लगा रहा है और कुछ फोर्स डाइलेक्ट्रिक लगा रहा है, जो उसके चार्जेस मतलब अलाइन हुए उसके डायपोल्स वो लगा रहे हैं। तो Q1 और Q2 की फोर्स मिलाकर, मतलब Q1 और डाइलेक्ट्रिक की फोर्स अगर कंबाइन करें तो नेट फोर्स तो कम हो गई जो Q2 पे लग रही है। ठीक है, लेकिन Q1 जो फोर्स लगा रहा था वो तो अभी भी वही लगा रहा है ना। ओके सर। मतलब इसका एक सिंपल एग्जांपल सोचो आप। मान लो भाई अभी ठंड है, राइट? आपने मतलब अगर अभी आप बाहर निकलो तो आपको ठंड लगेगी। आपने जैकेट डाली तो उससे आपको कम ठंड लगने लग गई। अगर जैकेट डालने से आपको कम ठंड लगने लग गई तो क्या आप ये कह सकते हो कि हाँ जी बाहर ठंड ही कम हो गई? नो। बाहर तो उतनी ठंड है ना, वो तो जैकेट ने आपकी ठंड रोक दी, राइट? वही बात यहां पे है कि Q1 तो उतनी ही फोर्स लगा रहा है, बस हुआ क्या कि जो बीच वाला मटेरियल था उसने उस फोर्स को थोड़ा सा कम कर दिया। ओके सर, समझ गए। आगे बच्चों, बच्चों प्लीज कर लिया करो काम साथ साथ, ये आपका ही नुकसान है। ऐसे देखो मैं तो बढ़ जाऊंगा आगे, मुझे क्या।
चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, बस हमने एक डेफिनेशन लिखनी है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। देखो बच्चों, होता क्या है कि जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि डाइलेक्ट्रिक हम कैपेसिटर के बीच में डाल देते हैं जिससे कैपेसिटेंस कम हो जाती है। लेकिन असली में क्या होता है कि हर मटेरियल की अपनी एक कैपेसिटी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि हाँ जी हमारे पास एक कैपेसिटर है, हम उसके ऊपर जितना मर्जी चार्ज देते जाएं और उतना ही कैपेसिटर के अंदर फील्ड बढ़ती जाएगी। एक पर्टिकुलर फील्ड तक ही आप क्रिएट कर सकते हो, उससे ज्यादा फील्ड हम नहीं क्रिएट कर सकते। तो किसी मटेरियल के अंदर जो मैक्सिमम फील्ड हम क्रिएट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं एज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये एक, तो होता क्या है कि अगर आप उससे ज्यादा फील्ड देते हो तो क्या होगा कि वो मतलब जो डाइपोल है वो डाइपोल टूट ही जाएगा, वो अलग अलग चार्जेस में ही कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इमेजिन करो कि ये ब्लू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपका डाइपोल उसके अलोंग अलाइन कर गया, व्हाइट डाइपोल। तो डाइपोल के जो चार्जेस हैं उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। वैसे तो हम ये बोल देते हैं कि नेट फोर्स 0 हो गई, लेकिन उन चार्जेस पे तो बाहर को फोर्स लग रही है ना। अब जस्ट सोचो कि ये फोर्स इतनी ज्यादा हो गई कि उसने चार्जेस को अलग ही कर दिया, तोड़ ही दिया। ठीक है, सर जो आप बता रहे हो एक बार और बता दो, नेटवर्क चला गया था। तो इमेजिन करो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ब्लू कलर से मैंने दिखाई हुई है, उसके अंदर हमने एक व्हाइट कलर का डाइपोल रख दिया। तो डाइपोल के ऊपर फोर्सेस किस तरीके से लगेंगी? पॉजिटिव चार्ज पे लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्ज पे लगेगी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यस सर। अब इमेजिन करो कि वो फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाए कि ये जो फोर्स है वो उन दोनों चार्जेस को अलग ही कर दे, उनका आपस का जो बॉन्ड है वो तोड़ ही दे। तो वो अलग अलग चार्जेस बन जाएंगे, यस सर। राइट। तो ऐसी फील्ड जिसपे कि डाइपोल टूट जाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं एज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ओके सर। और डाइपोल टूटने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं एज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है जी। इसका बच्चों एक जो मतलब बेस्ट एग्जांपल बनता है वो होता है जब हम कहते हैं ना कई बार कि एक तो हम कहते हैं क्लाउड्स में लाइटनिंग हुई, एक हम कहते हैं ना कई बार कि बिजली गिर गई ग्राउंड पे। यस सर। यस सर। तो उसमें क्या होता है कि देखो जो एयर है, वैसे तो एयर इज अ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये आपका ग्राउंड है विच इज एट जीरो पोटेंशियल। ये जो हमारे क्लाउड्स हैं इनमें रबिंग के कारण चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके हाई पोटेंशियल पे। तो ये क्लाउड्स और ग्राउंड के बीच में बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। अब कई बार क्या होता है किसी स्पेसिफिक जगह पर ऐसा हो जाता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। तो वो एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने का मतलब है जब हम कहते हैं कि हाँ बिजली गिर गई। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों?
यस सर। सर हम्म सर एक बार दोबारा समझाते हैं। तो क्या होता है कि जो क्लाउड्स हैं वो रबिंग हो रही होती है उनमें, तो उनके ऊपर चार्ज आ रहा होता है, चार्ज के कारण उनका पोटेंशियल बढ़ता जाता है। तो क्लाउड्स हो गए हमारे हाई पोटेंशियल पे, ग्राउंड हो गया जीरो पोटेंशियल पे। तो क्लाउड्स और ग्राउंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है, अब अगर कहीं पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाए कि एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाए, ठीक है, तो वो फिनोमेना हमें ऐसे दिखता है जिसको हम बोलते हैं कि भाई बिजली गिर गई अर्थ पे। तो बिजली गिरने का मतलब है कि भाई वहां पे जो एयर है उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया। ये बात समझ रहे हो बच्चों? हुआ क्लियर बच्चों सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। जो बच्चों आपने बहुत जगह कोई जैसे किसी मूवी में या कहीं पे दिखाते हैं ना कि मतलब जहाँ पे स्पार्क्स आ गए बहुत जगह, बहुत सारे, कहीं पे आपने स्पार्किंग होती हुई देखी है? यस सर। यस सर। यस सर। तो वो स्पार्किंग इज ऑल्सो नथिंग बट डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ एयर। सर वो कैसे? उसमें भी क्या होता है, मैं वही एग्जांपल लेने लगा था। क्या होता है कि जैसे मान लो, यही होता है कि मान लो दो बॉडीज हैं, उनका एक फिक्स्ड पोटेंशियल है। ठीक है, मान लो एक बॉडी का आपका पोटेंशियल कुछ V1 है, एक का पोटेंशियल V2 है, ये पोटेंशियल फिक्स्ड है, कंडक्टर मान लो, तो वो पोटेंशियल फिक्स हो गया। तो जो उनके बीच की फील्ड है वो V/D है। तो यहाँ पे अगर हम दो कंडक्टर्स को बहुत पास लेके आते हैं तो क्या होगा, अगर D कम होगा तो E बढ़ता जाएगा। यस सर। है ना? तो वो वही, जब वो सफिशिएंटली पास आ जाते हैं तो E इतना ज्यादा हो जाता है कि एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है। और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज अगेन visible in the form of sparks. सर हम्म सर ये मतलब जो वेन डे ग्राफ जनरेटर होता है सर उसके अंदर ये होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। क्लियर हो गया बच्चों? सर जो वो होता है मतलब इलेक्ट्रिकल स्पार्क वगैरह होता है वायर्स के बीच, वो भी ऐसे ही होता है? यही होता है हाँ। ओके सर। स्पार्क का मतलब ही ये होता है कि मतलब टेक्निकली कि एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ओके सर। चलो बच्चों, मैं ना आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। उसमें ना मतलब ये कई सारे फिनोमेना आएंगे जो हमने पढ़े हैं। आप सबने ध्यान से देखनी है वो वीडियो, और आपने मुझे बताना है कि कौन कौन से फिनोमेना इन्वॉल्व हुए। ठीक है? तो एक सेकंड।
अच्छा इसमें ना बच्चों एक गलती भी है वीडियो में, वो भी मतलब मुझे देखते हैं कौन बता पाता है कि क्या गलत बोला। ये सबको दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। Cold cuts, no baloney. Just science. Now, what'll happen if a person were to touch it? Or maybe a better question is, should a person touch it? Well, maybe yes, maybe no. Do you guys know what voltage is? What does voltage measure? 1.5. Very good. How many volts in a 9-volt battery? 9. Yeah, that's why they call it a 9-volt battery. How many volts come out of the wall? About 120. How many volts on that? When that thing's running well, that's about 200,000. Okay, so think about this for a second. Can you safely touch a flashlight battery? Yeah. Can you safely touch a 9-volt battery? Yeah. Can you safely stick your finger in the outlet? No. So if you can't touch 120 volts, should a person touch 200,000? Probably not, but you want to see it anyway? That's what I was afraid of. So, first, before we do this, I know it's not on. But there is something I am on that I don't want to be. The ground. What's this? Stool made from? Which is an? I'm going to get on the stool. Not because I'm short, but because I want to get away from the ground. Or if I'm down here, the only insulation I have is whatever's in my shoe. Not that much. If I'm up here, I've got my shoe, and I have 9 inches of plastic? Something like that. Hopefully, it's enough insulation, the electrons won't flow through me and into the ground. They'll just gather on me. If they just gather on me, what should happen? What hair I have left should stand up. Yes. 3, 2, 1. Ah! Got it! Doesn't hurt. Anything happening? I'm hoping hair is doing something. But at any rate, I'm not dead, which is a good start. Right? Now, how many volts are on my left hand? How much is a bunch? About 200,000. What'll happen if I touch the dome with my right hand at the same time? Nothing. Why does nothing happen? How many volts in my left hand? 200,000. How many volts in my right hand? 200,000. What's the difference? There's no difference. Electricity flows from high voltage down to low voltage. If it's the same voltage, it doesn't move around. It's like having a bathtub full of water. If all the water is at one level, the water stays put. Have you ever seen birds land on the power lines? They don't get killed. Same reason. Both their feet are at one voltage. They might get a little bit puffy, but they don't get killed. Now, what would happen if instead of this dome, I touch the grounding dome with my right hand? How many volts would be in my left hand? 200,000. How many volts would be in my right hand? Ground is 0. Defined as 0. What's the difference? 200,000, that's like a waterfall. Okay, the electrons will flow from a high voltage down to a low voltage. In fact, if you listen carefully when I point at the dome, what's that sound? Yeah, those are electrons flying off my finger. You'll notice, watch my hair when I point. Why does my hair go down? Yeah, if the electrons are flying off my finger, they're not on my head. They make my hair stand up. And you'll notice it also doesn't do it when I make a fist, but it does when I point. It turns out charges jump off of points easier than they jump off of rounded things. That's why these things are round, is to gather the charge. You know what a lightning rod is? What's a lightning rod? Pointy piece of metal. People think it's there to attract lightning. It's actually there to bleed charge away so lightning doesn't strike. In my pocket, I have that nail. It's like a lightning rod.
if I let go of the point, if your ears are good, you can hear it whistling. If your eyes are good, you can see when I cover the point and I let go of the point, my hair moves up and down. Don't know if you can see it, but I can feel it. I can feel it moving. It's more obvious, though, instead of pointing at the audience, if I point here. Okay, so again, why is my hair going down? I'm losing electrons. The electrons are flying off the nail to the dome. And if I get it close enough, we can actually make a little spark that we can see better if Mr. Dave turns the lights off. A little spark. Lights back on. So that little spark tells you something. For there to be a spark there, the electrons have to come from the dome through me, out the nail to that dome. If electricity is flowing through me, why am I not dead? I'm not insulated. That's the ground. I'm touching the ground. I'm not disappointed. I'm just confused. Why am I not dead? Well, I mean, if you like, I can come down here. What's my hair doing? Nothing. Where's the electrons going? Through my feet into the ground. If I get up here, I block them. So electricity was flowing through me. Why am I not dead? Again, this is not a major disappointment on my part. But why am I not dead? You know what current is? Like in a river, what does current tell you? Yeah, which way and how much? Okay, which way is the water flowing and how much water is flowing? For electricity, what does current tell you? Which way and how much? Right, is this a high current or a low current? It's low. That's why I'm not dead. There's just not that much electricity flowing through me. If this were a high current, what would happen? Yeah, I die in kind of a gross way. Have you ever put the hot dog in the microwave? Ever forget to poke holes? What happens? हाँ बच्चों, तो बच्चों क्या क्या फिनोमिना थे बताओ मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग में। सबसे पहले तो क्या दिखाया कि वो जिसको टच कर रहा था, वो गोल सा जो था स्फीयर, वो क्या चीज थी बच्चों? सर वो चार्जिंग और स्फीयर वाला था। वो बेसिकली एक चार्ज स्फीयर था जिसका मतलब उन्होंने बोला कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, 20,000 वोल्ट पोटेंशियल है। ठीक है, उसने उसको टच किया। तो सबसे पहले तो उसने जब उसको टच किया तो वो प्लास्टिक के स्टूल पे खड़ा था, है ना? उसका क्या पर्पस हुआ? सर जो चार्ज था वो स्टूल पे इकट्ठा हो रहा था सर। हाँ, तो प्लास्टिक तो इंसुलेटर हो गया। यस सर। तो उस कारण से जो चार्ज था वो स्फीयर से अर्थ के अंदर नहीं फ्लो हो पा रहा था, उसके अंदर पर्सन के ऊपर ही आ रहा था चार्ज। ठीक है, जिससे कोई मतलब कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। तो आपने देखा था कि जब उसके ऊपर चार्ज आ रहा था तो उसके बाल खड़े हो रहे थे। यस सर। उसका क्या रीजन था? बाल क्यों खड़े हो रहे थे? उसके बालों में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे और वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। मतलब सिंपल कि जो चार्ज है वो दूर से दूर होना चाह रहे हैं, है ना? तो दूर होने के लिए वो बाल खड़े हो जाते हैं ताकि मैक्सिमम पॉसिबल जितना दूर जा सकते हैं चार्जेस वो चले जाएं। अंडरस्टूड? यस सर। यस। फिर आपने देखा होगा कि दिखाया था कि जिसको वो लाइटनिंग रॉड कह रहा था, वो जो नेल था, है ना? जब वो Yes, उसको पॉइंट करता था तो बाल बैठ जाते थे, जब उसको हटाता था तो बाल फिर खड़े हो जाते थे। यस सर। तो उस नेल की क्या खासियत थी? उससे चार्ज इतनी जल्दी कैसे ट्रांसफर हो रहा था? वो मेटल का था ना? कंडक्टर है इस करके। नहीं, मेटल का तो वो पूरा स्फीयर भी था एरिया कम जिसको था वो टच कर रहा था। उसका एरिया कम था। याद करो जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था ना कि चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, कि शार्प एंड्स पे ज्यादा चार्ज होता है। यस सर। यस सर। यस सर। तो वो रीजन था कि शार्प एंड लेते हो आप अगर तो उस पे ज्यादा चार्ज होता है, तो इसलिए वो इजीली फ्लो कर जाता है कंपेयर टू कि अगर आपने ऐसे ब्रॉड सा एंड लिया। ठीक है, तो वो क्या हो रहा था कि जब वो उसके तरफ पॉइंट कर रहा था दूसरे स्फीयर की तरफ, तो दूसरे स्फीयर का पोटेंशियल 0 था।
तो उस कारण से क्या हो रहा था कि चार्ज दूसरे स्फीयर के अंदर फ्लो कर रहा था, तो फिर उस कारण से मतलब उस पर्सन के ऊपर से चार्ज हट गया, तो इसलिए उसके बाल बैठने शुरू हो जाते थे। ठीक है। सर बीच में वो स्टूल से नीचे भी उतर गया था। हाँ, बीच में वो स्टूल से नीचे भी उतर गया था। जब वो स्टूल से नीचे उतरा हुआ होगा तब क्या हो रहा होगा बच्चों, चार्ज फ्लो कैसे कर रहा होगा? सब अर्थिंग हो रही होगी। उसके थ्रू अर्थ में जा रहा होगा। हाँ, तो उसके थ्रू, पर्सन के थ्रू अर्थ में जा रहा था। ठीक है। तो यस सर। तो उसने वो एग्जाम्पल भी लिया था बच्चों, जैसे अब देखो जो हमारे नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का जो मतलब जो सॉकेट होता है हमारा, वहां पे जो वोल्टेज होती है वो 220 वोल्ट होती है। ठीक है। अगर आप अर्थ पे खड़े होके उस सॉकेट को टच करो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सारे चार्जेस आपके थ्रू अर्थ में चले जाएंगे। नहीं, इसी को ही शॉक लगना कहते हैं। अगर हमारे थ्रू चार्जेस अर्थ के अंदर जाएंगे तो मतलब यस उसी को सर। करंट लगना या शॉक लगना कहते हैं। तो फिर तो हो जाएगा काम हमारा, मतलब विल बी गॉन। यस सर। सर तो हाँ सर अगर वो बंदा हवा में उड़ रहा होता तो उसे करंट नहीं लगता? हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि अगर तो आप 1 मिनट के लिए चले घर का एग्जांपल लेते हैं जो हमारा 220 वोल्ट होता है। अगर तो 220 वोल्ट को भी आप टच करते हो और आप ग्राउंड के कांटेक्ट में हो, ठीक है, तो ऐसा होगा कि आपको करंट लग जाएगा, यू विल बी गॉन। ठीक है। यस उसको सर। भी नहीं लगा सर। हाँ, उसमें मैं आ रहा हूँ अभी। यहीं पे अगर आप मान लो प्लास्टिक स्टूल पे खड़े हो जाओगे तो आप कोई भी मतलब कोई भी वायर को, मतलब अगर वो नेकेड वायर भी है उसको भी आप टच करते हो तो कुछ नहीं होगा आपको। उसका रीजन, इंसुलेशन है ना नीचे, तो इंसुलेशन आ गई नीचे, तो अब तो आपके थ्रू करंट पास हो ही नहीं पास पा रहा, नहीं करेगा। यस तो सर। चार्ज पास नहीं हो पा रहा, तो इसलिए आपको शॉक नहीं लग सकता। ठीक है। अब बात करते हैं उस पर्सन की। उसके केस में क्या हो रहा था कि मतलब जब वो स्टूल पे खड़ा था तब तो ऑब्वियसली कुछ नहीं हो रहा था उसको। जब वो स्टूल से उतर भी गया तो भी उसको कुछ नहीं हो रहा था, जबकि जो वोल्टेज थी वो बहुत ज्यादा थी। 220 की जगह भी मतलब पता नहीं 20,000 या 200,000 थी जो उन्होंने बोली, स्टिल उसको करंट नहीं लगा। उसका क्या रीजन था? सर उसने शूज पहने हुए थे, इस करके तो नहीं गए। नहीं, उसका रीजन था बच्चों एक्चुअली कि जो हम ऐसे केस में चार्ज देते हैं, जैसे जो स्फीयर के ऊपर चार्ज था, वो मतलब जो करंट था वो डीसी करंट था। ठीक है। जो हमारे घर पे जो 220 वोल्ट सप्लाई वाला करंट होता है वो होता है AC। एसी। ठीक है। तो ये जब हम एसी चैप्टर पढ़ेंगे ना, हम वहां पे समझेंगे कि ह्यूमन बॉडी इस तरीके की बनी हुई है कि हमारे लिए एसी डेंजरस है, डीसी डेंजरस नहीं है। मतलब डीसी तो इतनी हाई वैल्यू देके भी 200,000 भी हमें कुछ नहीं होता। एसी मतलब अगर 100 वोल्ट भी होगा तो भी हमें करंट लग जाएगा। सर मैंने तो पढ़ा है मतलब कि डीसी है जो वो ज्यादा डेंजरस होता है एसी नहीं से। नहीं, ये तो बॉडी पे डिपेंड करता है, मतलब ये हम ऐसे क्लासीफाई नहीं एक कर ਸੁਣਿਆ सकते। ਸੀ ਵੀ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰੰਟ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ह्यूमन बॉडी को डीसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सर ऐसे क्यों? ये अभी आगे हम पढ़ेंगे, आपको अभी तब समझ आ जाएगा कि इसका रीजन क्या है। ठीक है। तो वहां पे रीजन था कि मतलब वो डीसी था। ठीक है। सर हम्म सर मैंने तो ना ये पढ़ा है कि हम्म मतलब जो एसी करंट होता है वो झटका देके मतलब दूर फेंक देगा हम्म पर्सन को। ठीक है। और हम्म। डीसी है वो डेंजरस ज्यादा इसलिए है कि वो पकड़ के रखता है, क्योंकि वो अल्टरनेटिव नहीं होता ना। नहीं नहीं, वो गलत है। वैसा कुछ नहीं है। ओके सर। सर इसका अच्छा, मतलब डीसी चाहे जितना मर्जी हो शॉक नहीं लगेगा? ना। ओके सर। तो
फिर बच्चों आपने देखा होगा वो स्पार्किंग दिखाई थी, है ना, जब वो पेन को बहुत पास लेके आया था, जो भी था वो पॉइंटर था उसका, नेल। हाँ नेल। तो वो यही फिनोमिना था एग्जैक्टली, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि जब पास लेके आया वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, तो वो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है बच्चों, ये समझ आया? सर आपने कहा था वीडियो में गलती है। हाँ, अब मैं उस पे आ रहा था कि वीडियो में गलती थी, बताओ क्या? सर ये कि करंट नहीं बताया था कि एसी है कि डीसी नहीं है नहीं ये नहीं नहीं, वो तो चलो अलग ही चीज हो गई। देखो क्या गलती थी, वो पर्सन हाई पोटेंशियल को टच कर रहा था, यस सर। उसने जिस स्फीयर को टच किया हुआ था वो हाई पोटेंशियल था। जो दूसरा स्फीयर था जिसको वो टच कर रहा था वो क्या था, लो पोटेंशियल, मतलब जीरो पोटेंशियल पे था। यस सर। तो चार्ज कैसे फ्लो करता है? हाई टू लो। हाई टू लो। ये कौन सा चार्ज होता है जो हाई टू लो फ्लो करता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज हाई टू लो फ्लो कर रहा होता, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो कर रहे होंगे? लो टू हाई। अच्छा वो ऑपोजिट बता दिया। हाँ, लो टू हाई। तो उसने तो ये बोला था ना कि मेरी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, यस सर, जब पर उसने वो उल्टा हो फेयर रहा वाला था। एक्सप्लेन किया था। हाँ, पर उल्टा हो रहा था, उसकी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल नहीं रहे थे, रादर उसकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं, क्योंकि उसने ठीक है सर। जब स्फीयर को सर टच किया हुआ था तो वो तो खुद पॉजिटिव चार्ज हो गया पर्सन, तो अगर उसके यस अंदर सर। इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तभी तो वो न्यूट्रलाइज होगा। यस सर। तो ये गलती थी उसमें। सर उसने पानी भी तो पिया था शुरुआत में, इसका क्या मतलब था? वो तो उसको प्यास लग रही होगी और क्या। मुझे लगा सर इसके एक्सपेरिमेंट नहीं के नहीं लिए कुछ नहीं होगा। नहीं, उस पे गलती। हाँ, ये बच्चों क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके। तो बच्चों इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है दैट इज आरसी सर्किट, ठीक है। इसमें बच्चों कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो आपने याद रखनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। मतलब इसमें भी वैसे मैथमेटिकल डेरिवेशंस हैं, वो हमें नहीं जाननी, हमने सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट समझना है। तो था क्या बच्चों, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस पढ़े, या तो उनमें सिर्फ रेजिस्टर लगा होता था या उनमें सिर्फ कैपेसिटर लगा होता था। अब हम दोनों को मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो जैसे आप नीचे वाला सर्किट देख सकते हो, यहाँ हमने क्या किया, सर्किट में एक बैटरी लगाई, बैटरी के साथ कैपेसिटर भी लगा दिया और रेजिस्टर भी लगा दिया। तो हमें देखना है कि इस केस में क्या होता है, ठीक है। एक बार ये फिगर ड्रॉ करो। सर हो गई। ओके, ठीक है। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं एज चार्जिंग सर्किट। मतलब हम ये मान रहे हैं कि कैपेसिटर जो है वो इनिशियली अनचार्ज्ड है, तो हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको बोला है चार्जिंग सर्किट, ठीक है।
बच्चों मान लो किसी भी इंस्टेंट पे करंट आई है सर्किट के अंदर और कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्यू है, ठीक है। तो आप इस सर्किट के अंदर किरचॉफ कैसे लिखोगे? मान लो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो बताओ किरचॉफ कैसे लिखोगे? सर E माइन minus IR minus Q by C तो equal to ई zero. आया, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस आई आर आएगा, और कैपेसिटर के लिए आप पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पे जा रहे हो तो वो माइनस क्यू बाई सी आएगा, ठीक है। तो एक तो हमें किरचॉफ लिखनी आनी चाहिए, तो इस केस में जो किरचॉफ हो जाएगी वो ऐसे बन जाएगी कि ई माइनस आई आर माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट बात आती है कि हमें करंट को और चार्ज को रिलेट करना है, ठीक है। बताओ आई और क्यू में क्या रिलेशन होता है? I equals to Q by D. क्यू बाई टी या फिर डी क्यू बाई डी टी, है ना, अगर चेंज कर रहे हैं। Yes, sir. अब ये भी मैंने आपको बताया था कि ये जो करंट है वो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पे जा रहा है ना। तो कैपेसिटर के चार्ज को क्या हो रहा होगा, वो कम हो रहा होगा या ज्यादा हो रहा होगा? ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है. ज्यादा हो रहा है ना। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे चार्ज बढ़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम मतलब आई को प्लस डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं। यहीं पे अगर उल्टा होता, मान लो करंट कैपेसिटर की प्लेट से निकल रहा होता, तो हम आई को लिखते हैं एज माइनस डी क्यू बाई डी टी। माइनस. तो ये अगली बात है बच्चों जो हमें नोट करनी है। तो हमें एक तो किरचॉफ लिखनी आनी चाहिए, एक हमें ये समझ आना चाहिए कि हमने यहाँ पे आई को प्लस डी क्यू बाई डी टी क्यों लिखा। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. तो यहाँ पे अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें ऊपर आई को, तो हमारी इक्वेशन ऐसी बन जाएगी ई माइनस आर टी क्यू बाई डी टी माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या है कि ये ना मतलब मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शंस देख के आपको एकदम लगेगा कि बड़ा खतरनाक सा है कि ये क्या मतलब डिफरेंशिएशन सी बन गई। तो है कुछ भी नहीं, सिंपल किरचॉफ से ही आया है ना। किरचॉफ में बस आई को सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर बच्चों? Yes. अब क्या है कि इस इक्वेशन को हम मैथ्स अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वेरियस स्टेप से, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। मेड नॉन मेड किसी को भी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि कोई वेरिएशन नहीं बन सकती, वो स्टैंडर्ड ही रिजल्ट बनता है। तो वो सब कुछ कर करा के बच्चों ये जो रेड बॉक्सेस हैं ये बन जाता है चार्ज की वैल्यू। ये हमें याद रखनी है, चार्ज और करंट। तो दिस इज चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, CE into 1 minus e की पावर minus t by RC, and I is dq by dt, तो वो बन जाता है e by r into e की पावर minus t by RC। सर उत्ते करियो मड़े ओके सर। तो ये लिख के बच्चों आपने सीधा ये रेड बॉक्सेस वाला लिखना है।
तो ये बच्चों चार्ज और करंट का एक्सप्रेशन बन जाता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये बच्चों मतलब सीधा फॉर्मूला ही याद रखना है आपको, मतलब इसमें तो न्यूमेरिकल भी नहीं आ सकता क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बन जाती है ई की पावर में, राइट। डन सर। कुछ बातें बच्चों जो इस पे याद रखनी है बेस्ड ऑन दीज टू रिजल्ट्स। सबसे पहले तो बच्चों ये जो प्रोडक्ट आरसी होता है इसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट, इसको हम टाउ से डिनोट करते हैं। दिस इज नोन एज टाइम कांस्टेंट। तो बच्चों ध्यान से देख के मुझे बताओ कि ये आरसी की डायमेंशंस क्या बनेंगी, मतलब आर इंटू सी की यूनिट्स डायमेंशंस का कंसेप्ट लगा के बताओ। सेकंड्स। टाइम की बनेंगी, राइट, क्योंकि टी अपॉन आरसी है तो पावर को डायमेंशन लेस अगर करना है वो तभी हो पाएगा अगर आरसी की भी डायमेंशंस टाइम वाली हो, ठीक है। इस क्वांटिटी की बच्चों इंपॉर्टेंस ये होती है कि जितना टाइम कांस्टेंट ज्यादा, मतलब कि कैपेसिटर को चार्ज होने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। दूसरा बच्चों आप देखो, अगर मैं इन दो फॉर्मूलाज में टी को 0 डाल दूं, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में अगर टी को 0 डालेंगे तो चार्ज क्या बन जाएगा? सीई। ई की पावर 0 तो 1 ही बन गया। यस सर। ई की Sorry, पावर 0 zero. तो 1 बन गया ना, तो 1 माइनस 1 0 बन गया, तो चार्ज 0 बन गया। और जो नीचे करंट वाला एक्सप्रेशन है वो ई की पावर 0 1 बन गया, तो करंट क्या बन गया? ई बाय आर। ई बाय आर ई बन बाय गया। आर। तो T इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 है, करंट E बाय आर है। तो ये बच्चों देखो करंट E बाय आर का क्या मतलब हुआ कि अगर हम ऊपर वाले सर्किट को देखें करंट E बाय आर ही आ गया T इक्वल टू 0 पे। व्हाट डज दिस मीन कि अभी एक तरह से कैपेसिटर का कोई रोल ही नहीं था। यस। है ना? तो इसको अभी लिखेंगे हम दोबारा, डोंट वरी, अभी सिर्फ इतना लिखो कि T इक्वल टू 0 पे करंट जो है वो E बाय आर बन गया। सर ई बाय आर कैसे हुआ? E की पावर में है ना टाइम, टाइम 0 डाल दिया तो E की पावर 0 बन गई। E की पावर 0 क्या होता है? 1। यस सर। सर चार्ज भी तो 0 हाँ किया वो हमने। ऊपर वाले फॉर्मूला से किया, चार्ज 0 किया है चार्ज वाले फॉर्मूला में डाल के, तो वहां पे 1 माइनस 1 बन गया ना, इसलिए वो 0 बन गया। ओके सर। ओके, अब बच्चों हमें निकालना है T इक्वल टू इन्फिनिटी पे, मतलब जब बहुत देर हो गई सर्किट को बना के। फर्स्ट एक्सप्रेशन में जब हम बच्चों टाइम को इन्फिनिटी डाल देंगे, व्हाट इज E की पावर माइनस इन्फिनिटी? 0। 0। है ना? तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या बन गया? Q इक्वल टू सीई। सिर्फ CE बन गया। और सेकंड एक्सप्रेशन 0। 0। तो T इक्वल टू इन्फिनिटी पे
उल्टे रिजल्ट्स आ गए कि जो चार्ज है वो सीई बन गया और जो करंट है वो 0 बन गया। t इक्वल टू इन्फिनिटी को बच्चों हम कहते हैं स्टेडी स्टेट, मतलब जब बहुत देर हो गई सर्किट को बना के हमने छोड़ दिया। अब बच्चों आपके माइंड में एक डाउट आ सकता है इसको पढ़ के कि भाई हम भी तो अभी तक हमेशा कैपेसिटर के ऊपर चार्ज बच्चों सीई डाल रहे थे, है ना? तो ये तो इक्वेशन कह रही है कि भाई ये तो इनफाइनाइट टाइम के बाद होगा, तो हम तो हर क्वेश्चन में ही पुट कर रहे थे ये वैल्यू, इजंट इट? तो ऐसा क्यों? तो क्या होता है बच्चों कि हाँ मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हमने जितने भी क्वेश्चंस किए बच्चों कैपेसिटर्स वाले जिनमें हम कैपेसिटर्स पे चार्ज निकालते थे, हम हमेशा सीधा ही कैपेसिटर पे चार्ज सी ही निकाल लेते थे ना। वहां कौन सा हमें क्वेश्चन में दिया होता था कि भाई हाँ टाइम इनफाइनाइट हो गया, और असली में तो कभी टाइम इनफाइनाइट होता भी नहीं है ना? तो क्या होता है कि Yes, sir. नॉर्मली ऐसा हो जाता है कि टाइम इनफाइनाइट तो कभी नहीं होता, लेकिन जो चार्ज की वैल्यू है वो सी के आसपास बहुत जल्दी पहुंच जाती है ऊपर वाली इक्वेशन से ही। तो अगर हम इसमें पुट करके देखें तो एग्जैक्ट सी तो इन्फिनिटी टाइम पे आएगी, लेकिन सी के आसपास फिर भी बहुत जल्दी आ जाती है, इसीलिए हम उसको अप्रोक्सीमेटली सी लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो बात? इसलिए हमारा काम चल जाता है अभी तक। तो ये एक लाइन लिख लो कि नॉर्मल सर्किट्स में क्या होता है कि कैपेसिटर जो है वो 99% वैल्यू पे तो बहुत जल्दी पहुंच ही जाता है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली वही सीई ही मान लेते हैं। लिख लिया बच्चों? सर मतलब टाउ की वैल्यू बहुत कम होती है। हाँ, क्योंकि जो सी होता है ना वो माइक्रोफैरेड्स में होता है मोस्टली, यस सर। तो इसलिए टाउ की वैल्यू बहुत छोटी होती है। तो टाउ की वैल्यू छोटी होने का क्या मतलब हुआ कि वही सर्किट जनरली बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। यस सर। ओके, तो बच्चों अब एक बार ध्यान से देखो t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू इन्फिनिटी को। t इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है? चार्ज 0 और करंट e बाय आर। यस सर। और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या आ रहा है? चार्ज इक्वल टू c और करंट 0, 0। यस सर। 0. है ना? एक बार इस सर्किट को दोबारा देखते हैं। जब t इक्वल टू 0 था तब चार्ज 0 है ना? चार्ज 0 का क्या मतलब हुआ? Yes, sir. कि करंट आपका e बाय आर आ गया, करंट फ्लो नहीं कि कर रहा। मतलब अभी कैपेसिटर का कोई रोल नहीं है। ठीक, सर मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा करंट फ्लो कर रहा है, करंट तो e बाय आर आ गया ना, कि करंट Okay, इस sir. तरीके से फ्लो कर रहा है कि एज इफ कैपेसिटर का कोई रोल नहीं है।
ये मतलब हुआ इसका, है ना? यस सर, जैसे वहाँ प्लेन वायर हो। हाँ, और अगर अब हम t इक्वल टू इंफिनिटी पे सोचें तो क्या हो गया जैसे रेजिस्टेंस ना हो। कि अब सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना बंद कर गया, है यस ना? सर। तो हम कैसे समझते हैं कि एक सर्किट के अंदर कैपेसिटर किस तरीके से बिहेव करता है? तो t इक्वल टू 0 पे हम कहते हैं कि कैपेसिटर कैसे बिहेव कर रहा है, लाइक अ स्ट्रेट वायर, कि उसका कोई रोल नहीं आया, है ना? अगर मैं आपको कहता कि कैपेसिटर की जगह स्ट्रेट वायर है, तो आप यही कहते ना कि करंट E बाय R। यस सर। और t इक्वल टू इंफिनिटी पे करंट फ्लो करना बंद कर गया, तो वहां पे कैपेसिटर कैसे बिहेव कर रहा है, लाइक एन ब्रोकन वायर, क्योंकि अगर ब्रोकन वायर होती तो क्या करंट फ्लो करता? नो सर। तो हम इस तरीके से याद रखते हैं बच्चों, ये एक शॉर्टकट टेक्निक होती है कि हम कहते हैं कि एक कैपेसिटर जो है किसी भी सर्किट में t इक्वल टू 0 पे वो बिहेव करता है लाइक अ स्ट्रेट वायर, और t इक्वल टू इंफिनिटी पे वो बिहेव करता है लाइक अ ब्रोकन वायर। तो ये कंसेप्ट लगाकर हमारा जो मतलब सर्किट सॉल्व करना का मेथड है वो बहुत ही आसान हो जाता है। आपको ना क्वेश्चन में हमेशा ऐसे लिखा होता है, जब आरसी होते हैं ना, तो या तो आपको ऐसे लिखा होगा कि इमीडिएटली आफ्टर, या ऐसे लिखा होगा लॉन्ग टाइम आफ्टर। तो इमीडिएटली आफ्टर का मतलब हो गया t इक्वल टू 0, लॉन्ग टाइम आफ्टर का मतलब हो गया t इक्वल टू इन्फिनिटी। तो वहां पे आप बस कैपेसिटर को इस तरीके से रिप्लेस करोगे, तो जो आपका सर्किट है वो बहुत ही सिंपल सा बन जाता है। डन सर। ओके, नेक्स्ट बच्चों इसमें जो पॉइंट लिखना है, हमें लिखना है कि जैसे हमें दिख रहा है कि क्लियरली कैपेसिटर पे चार्ज पहले 0 था और बाद में सीई बाय सीई हो गया। तो हम एक पर्टिकुलर टाइम निकालते हैं जब कैपेसिटर पे चार्ज हाफ हो जाता है अपनी मैक्सिमम वैल्यू का, ठीक है? तो टाइम एट विच कैपेसिटर इज हाफ चार्ज्ड। तो टोटल चार्ज कितना था कैपेसिटर पे सी, तो उसका हाफ क्या हो गया, CE सीई बाय बाय 2। 2। तो ये हमारा जो चार्ज वाला फॉर्मूला है, इसमें हम चार्ज को सीई बाय 2 डाल देते हैं, उससे हमारा टाइम निकल आएगा, ठीक है? तो नॉन मेड स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व कर पाओगे, मेड स्टूडेंट्स आप इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो ये करके जो टाइम की वैल्यू निकल आती है बच्चों, ये आपने याद रखनी है, इसको हाफ टाइम कहते हैं। दिस वैल्यू इज RC/ln2 या फिर τ/ln2। तो मतलब ये भी आपको सीधा पूछी जा सकती है वैल्यू कि हाफ टाइम बताओ सर्किट का। ये मेरे ख्याल ऐसा कुछ कंसेप्ट आपका केमिस्ट्री में भी आता है ना, पता नहीं केमिकल काइनेटिक्स या किसी में। यस सर, हाफ लाइफ का। हाफ हाँ लाइफ होते सर वो। हाँ 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 बिल्कुल। कई बार बच्चों आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि बताओ कोई भी n टाइम कांस्टेंट के बाद कितना चार्ज हो गया, मतलब 2 टाइम कांस्टेंट के बाद या 4 टाइम कांस्टेंट के बाद। तो बस उसमें हमने क्या करना है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे टाइम को, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा CE इंटू 1 माइनस E की पावर -n।
लिख लिया बच्चों? यस सर। ओके, फिर बच्चों हम ग्राफ बना सकते हैं चार्ज वर्सेस टाइम का। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। तो ये जान के मैंने दो केसेस दिखाए हैं कि एक केस में जैसे जो ग्रीन वाला है तो उसमें टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, तो आप देख सकते हो कि ग्रीन वाले को ज्यादा टाइम लग रहा है चार्ज होने में कंपेयर टू वाइट वाला ग्राफ। लिख लिया? यस सर। ऐसे ही हम बच्चों करंट का ग्राफ बना सकते हैं। करंट हमने देखा था कि क्या हुआ था कि उसकी वैल्यू पहले ई बाई आर थी और बाद में जीरो हो गई थी, है ना? यस सर। तो करंट का ग्राफ ऐसा बनेगा कि वो पहले ई बाई आर पे है और फिर धीरे धीरे जीरो हो रहा है। और यही उतने अगर करे अगर टाइम कांस्टेंट आपका बड़ा होगा तो वही करंट की वैल्यू जीरो अब धीरे धीरे होगी। सिर्फ ग्रीन वाली स्ट्रेट लाइन है? ना, कर्व भी है। ओके सर। डन सर। ओके, तो बच्चों हम क्या समझ सकते हैं कि जब आइडियल सर्किट था जो हमने पहले पढ़े थे, जितने मतलब आज की क्लास से पहले हमने जितने कैपेसिटर वाले क्वेश्चंस किए थे उनमें रेजिस्टर नहीं होता था, अब रेजिस्टर है। तो अगर आप ध्यान से सोचो तब भी हम यही कह रहे थे कि कैपेसिटर पे चार्ज सीई आ रहा है, अब भी हमने यही कहा कि कैपेसिटर पे चार्ज सीई आया है, तो फर्क क्या पड़ा? टाइम ज्यादा लग गया सर। टाइम ज्यादा लग हाँ, रहा है सर इसमें। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि रेजिस्टर के आने से अब स्लो हो गया प्रोसेस। ठीक है, तो ये बस एक लाइन लिख लो कि आइडियल सर्किट जो होता है वो इंस्टेंटली चार्ज कर देता है कैपेसिटर को, रेजिस्टर आने से यही प्रोसेस थोड़ा स्लो हो गया, जिसको हम मैथमेटिकली तो ऐसे बोल रहे हैं कि भाई हाँ इनफाइनाइट टाइम नहीं लग गया, लेकिन प्रैक्टिकली इनफाइनाइट टाइम नहीं होता। बट हाँ स्लो तो हो ही गया।
सर हाँ जी। अगर हम आइडियल कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो उसमें टाउ की वैल्यू जो RC के इक्वल तो नहीं होगी, क्या C के इक्वल होगी फिर? नहीं, उसमें तो टाउ की वैल्यू एक तरह से 0 हो गई ना, क्योंकि R 0 हो गया। यस सर। तो टाउ 0 का मतलब क्या हुआ कि उसको 0 टाइम लगा चार्ज होने में। तो वही हम कह रहे हैं कि इंस्टेंटली चार्ज हो गया। ओके सर। ओके, चलो बच्चों, ठीक है, दैट्स इट। बच्चों ये वाला ना जो कंसेप्ट है ना, इसको आज ही पढ़ लेना प्लीज, क्योंकि ये नहीं तो अभी अगर आपने अभी नहीं पढ़ा, 4-5 दिन का गैप डाल दिया नेक्स्ट वीक तक, तो आप सारा भूल जाओगे जो भी मैंने समझाया। थोड़ा सा डिफरेंट सा है, प्लीज उसको आज ही पढ़ना है। इसके कुछ क्वेश्चंस जो आप कर सकते हो अभी मैं आपको ना अभी व्हाट्सएप करूंगा आज, तो बस वो वाले क्वेश्चंस करने हैं आपने, ठीक है जी। ओके सर। अच्छा एक बच्चों, वैसे तो मैंने आपको लास्ट वीक ये कहा था कि मतलब कि आपकी डाउट क्लासेस ऑफलाइन होंगी, लेकिन हुआ क्या कि मतलब बहुत सारे टीचर्स को ही आ गया पॉजिटिव, तो अभी इसलिए हमने जानबूझ के अभी ऑफलाइन नहीं शुरू की, थोड़ा सा रिस्की लग रहा था। तो हाँ, ऑनलाइन डाउट क्लासेस हैं सारे टीचर्स की, है ना, जैसे मेरी भी है, शायद थर्सडे को है, तो वो अगर आपको कोई भी डाउट्स हुए तो आप प्लीज वो क्लासेस ज्वाइन करके पूछ लेना। सर संडे टेस्ट ऑफलाइन होगा या संडे टेस्ट आपका अभी ये वाला तो ऑनलाइन ही होगा मेरे ख्याल से, ऑनलाइन? उसके बाद सिचुएशन ठीक हो जाएगी कि 2 हफ्ते बाद वाला आपका ऑफलाइन कर लेंगे। सर ऐप पे कैसे होता है ऑनलाइन टेस्ट? अच्छा, आपने दिया नहीं है ना अभी? ऑनलाइन नहीं दिया कोई। आपको ऑफलाइन ही करा दूं संडे टेस्ट? यस सर। हाँ जी। यस सर, ऑफलाइन करो। ऐसा कर लेंगे ना, आपको ना मैं जैसे डिवाइड करके बुला लूंगा कि जैसे कुछ बच्चे एक टाइम पे आ गए, बाकी बच्चे दूसरे टाइम पे आ जाना, तो आपको दूर दूर बिठा के आपका करवा देते हैं। कर लें ऐसे? यस सर। चलो ठीक है। सर हम्म, सर थर्सडे आपकी डाउट क्लास कितने बजे है? मेरी डाउट क्लास है आपके शेड्यूल में जो डाउट क्लास नहीं लिखा होता। सर आपकी नहीं लिखी हुई थर्सडे को। अच्छा अच्छा, 4:15 बजे है मेरी। 4:15, ठीक है सर। सर ये ऑप्शन सर हम्म, ये ऑप्शनल होगा कि ऑनलाइन है ऑफलाइन का, या मतलब दोनों मोड होंगे या ओनली ऑफलाइन? दोनों होंगे। ओके सर। क्या चाहते हो आप लोग ये बताओ? ऑफलाइन ही ठीक है सर। ऑफलाइन दे देंगे सर। ऑफलाइन ही कोई ठीक है। कोई ऑनलाइन देना चाहता है क्या? क्योंकि फिर मैं ऑनलाइन डलवाऊंगा ही नहीं अगर आप सब ऑफलाइन देने को तैयार हो तो। मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन देना है। नहीं, नॉन मेड का तो चलो सेम ही है ना, आपका तो एनीवेज ऐप पे ही डलना है, आपका चक्कर नहीं है। ओके सर। मेड का ही है चक्कर। मेड वाले आप सारे दे दोगे ऑफलाइन? यस सर। सर टाइमिंग देख लेना प्लीज फिर, बिकॉज घर से आना होगा ना। घर से यस आना सर। पड़ेगा। हाँ, टाइम आपका वैसा कुछ रखूंगा मैं, 12 से 3 टाइप्स। चलो मैं दोनों ऑप्शंस करवा दूंगा, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन, और ओके ऑफलाइन वालों का मतलब 12 से 3 होगा। ओके सर। ठीक, चलो ओके बच्चों, बाय। सर थर्सडे आपकी डाउट क्लास 4 बजे है? 4:15। एक बार बताना 4:15 कितने बजे? 4:15, 4:15। ओके सर। ठीक है, ओके बच्चों।